तो हाँ भाई करे शुरू। तो अभी जो मेरे हाथ में फोन है ये है iQOO Neo 9 Pro और इंटरनेट पर इसकी इतनी सारी वीडियो आ चुकी हैं, बट मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि ये आपके लिए आखिरी वीडियो होने वाली है। अगर आप इस फोन को बाय करने की सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि फोन बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब वैसे तो फोन को आए हुए करीब करीब 1 महीना हो गया, लेकिन हम काफी सारे दूसरे फोन भी यूज कर रहे थे। तो कभी हमने वो यूज करे, कभी ये यूज करा, तो करीब करीब हमें 1 महीने का एक्सपीरियंस है इस फोन के साथ अलग अलग कंडीशन में। तो यहां पर मैं आपको खुल के बताने वाला हूं कि ये फोन किस ऑडियंस को टारगेट करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताना अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस सेम है या नहीं है। अभी देखो डिजाइन तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा था, ये मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बोला था। बट यहाँ पर जितना मैंने इस फोन का यूज करा ना, ये थोड़ा चीप फील देता है, जैसे कि 20-25 हजार वाला फोन में यूज कर रहा हूँ। और रीजन सिंपल सा, स्पेशली ये जो कलर है यहाँ पर प्लास्टिक मिलती है, जिसको इन्होंने लेदर फिनिश देने की कोशिश करी है। और साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है, जिसकी वजह से फोन पतला तो फील होता है। लेकिन अगर मैं इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन से कंपेयर करूं, जैसे OnePlus 12R या फिर मोटोरोला अभी एक फोन लॉन्च करने वाला है, उसके कंपैरिजन में इसकी इन हैंड फील कतई चीप फील होती है। हालांकि यहां पर अगर आप इसका ब्लैक कलर लोगे तो वहां पर ग्लास बैक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बेटर लग सकता है। लेकिन यहां पर डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने बिल्ड के अंदर। बाकी फोन लाइट वेट है, पॉकेट वगैरह के अंदर रखोगे कोई दिक्कत नहीं देगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर चलने जो है इसके कैमरा, जिसमें आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो यहां पर 4K सेटिंग्स में भाई वोबलिंग इफेक्ट आता है, स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है। और जितने मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है पहले भी iQOO के फोन से और यहां पर भी, तो मेरे को वीडियो क्वालिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। यहां पर एक तो रिफ्लेक्शंस थोड़े बहुत मिल जाते हैं, दूसरा ब्लैक कलर को कभी कभी बूस्ट कर देता है ज्यादा ही, और थोड़ी सी डिटेल्स की भी कमी फील होती है फुल सेटिंग्स पे भी। वहीं फोटो में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि फोटोज काफी सुंदर निकाल के देता है, आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर 2x में भी आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो, जिसका एज डिटेक्शन मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा है। लेकिन जब आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करोगे तो HDR इतना ज्यादा वर्क कर देता है कि सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा गोरा कर देता है। वहां पर भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी अल्ट्रा वाइड ठीक परफॉर्म करता है, और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में इससे ज्यादा ब्राइट फोटो कोई भी फोन क्लिक नहीं करता है। ये आप हमारे 3 फोन वाले कंपैरिजन में भी जाके देख सकते हो। तो कैमराज में जो लोग वीडियो के लिए देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो फोटो अच्छी खींचने के लिए फोन देख रहे हैं ना, वो इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी देखो डिस्प्ले की बात करूं तो बेजल चिन बहुत ज्यादा सुंदर है, काफी पतले, फुल व्यू एक्सपीरियंस आता है जब भी आप कंटेंट स्ट्रीम करोगे। 1.5 की डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को ठीक लगी है, यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की में इसको पोजीशन थोड़ी सी लगी है कि ऊपर हो सकता था। बाकी स्पीड और रिकॉग्निशन वीवो और iQOO के फोनों की पहले से अच्छी रही है, तो यहाँ पर उसमें कोई शिकायत नहीं है। बाकी आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम पे। और एक और ताकत आ जाती है इसके पास MEMC टेक्नोलॉजी की। MEMC टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप उसको इनेबल कर दोगे ऑप्शन को, तो वीडियो आपकी एक्स्ट्रा फ्रेम रेट्स ऐड हो जाएंगे और ज्यादा स्मूथ प्ले होगी। अब ये जो MEMC टेक है 3 जगह ही काम करती है, Amazon प्राइम पे, YouTube पे और नेटफ्लिक्स पे। और यहाँ पर जितना मैंने दूसरे फोनों के अंदर MEMC टेक यूज करा वैसा सही एक्सपीरियंस था। बट अभी भी MEMC टेक को थोड़ा सा और मैच्योर होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी जैसे इंटेंस सिचुएशन होगी कि फाइट वाला सीन आ गया, तो वहां पर फ्रेम स्किपिंग की दिक्कत अभी भी मिलती है। और वो इसके साथ नहीं, हर एक फोन के साथ है जिसमें भी आप MEMC टेक्नोलॉजी यूज करोगे। बाकी हैप्टिक्स और स्पीकर्स का बता दूं, देखो भाई अच्छे हैं, यहाँ पर स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। हैप्टिक्स के लिए X एक्सिस मोटर दी है जो कि अच्छे से परफॉर्म करती है। लेकिन जब तक आप दूसरे फोन से इसे कंपेयर नहीं करोगे इस प्राइस में आने वाले, जैसे आप उनसे कंपेयर करोगे तो थोड़े से आपको वीक लगेंगी दोनों ही चीजें। अदरवाइज मेरे को इन चीजों में भी कोई कमी नहीं लगी। अब इसकी थोड़ी सी शक्तियों की बात कर ली जाए, क्योंकि 8 Gen 2 प्रोसेसर है भाई, इसकी काफी तारीफ सुनी है हमने। और यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, काफी लोग कह रहे थे मेरी लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई तेरे को OnePlus की गेमिंग परफॉर्मेंस क्यों अच्छी लगी, इसकी लगनी चाहिए। उसके तो फ्रेम रेट 38-40 के आसपास मिलते हैं। तो देखो उसके फ्रेम रेट्स अच्छे हैं नॉर्मल मोड पे, क्योंकि यहाँ पर भी जब हमने नॉर्मल मोड पे प्ले करा था तो कहीं ना कहीं दोनों की परफॉर्मेंस सेम मिली थी। और ये मैंने वीडियो के अंदर ही बोला है। यहाँ पर जो एडवांटेज मिलती है वो है भाई जो इन्होंने Q1 चिप डाली है, जिसकी वजह से आप 144 हर्ट्ज में गेम प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसकी डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के साथ आती है। हालांकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में आप इस फोन को चला सकते हो, सिर्फ गेमिंग ही 144 हर्ट्ज के अंदर कर सकते हो, ऑप्शन को इनेबल करके, जिसका नाम है फ्रेम इंटरपोलेशन। बाकी इसके अंदर Q1 चिप का एक और फायदा है, जैसे आप गेमिंग कर रहे हो तो जो डिस्प्ले है उसको एनहेंस कर सकते हो, जिसकी वजह से थोड़े से कॉन्ट्रास्टिक कलर हो जाते हैं, शार्पनेस बढ़ जाती है, ताकि आप सामने वाले बंदे को देख के फट से हेडशॉट दे दो। तो इतना ही डिफरेंस है OnePlus की परफॉर्मेंस में और इसमें कि Q1 चिप की वजह से यहाँ पर एक एडवांटेज आ जाती है। और OnePlus और इसकी अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां तक कि अगर कोई नॉर्मल यूजर है ना, जिसे आधे से 1 घंटे गेमिंग करनी है, तो उसको तो इतना डिफरेंस भी पता नहीं लगेगा। वैसे इस फोन का बताऊं तो यहाँ पर कोई हीटिंग इश्यूज मेरे को फेस नहीं हुए। मैंने कितना भी हैवी टास्क
टास्क कर रहा है, मल्टीपल टास्किंग अच्छे से हैंडल कर लेता है फोन। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्मूथ है क्योंकि यहाँ पर जो हार्डवेयर डाला है इन्होंने तगड़ा वाला UFS 4.0 है, LPDDR5X रैम है, जो कि डेफिनेटली OnePlus 12R से बेटर है। बट यहाँ पर अब दिक्कत आती है, जैसे आप इसके अंदर ज्यादा हैवी टास्क कर लोगे या फोन को आप कार से कनेक्ट कर लेते हो, जैसे हमने iQOO के पहले भी डिवाइस के साथ बताया कि भाई पूरे ही हैंग हो जाते थे फोन, ब्लैक स्क्रीन हो जाती थी, तो वो वाला इशू तो फेस करने के लिए नहीं मिला। लेकिन जैसे आप कार से एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो भाई आप कोई भी ऐप ओपन करोगे ये मस्त जिटर मारेगा, और उस टाइम पे तो इसका UI 10-15 हजार वाले फोन के बराबर चलता है। लेकिन जैसे डिस्कनेक्ट करोगे उसके बाद फिर से अच्छा प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेम मिलता है जैसे आप हैवी टास्क करोगे उसके बाद परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अभी हार्डवेयर तो तगड़ा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट की जरूरत लगी है मेरे को, विद टाइम ये अपडेट से मे भी कर दें। खैर अब सॉफ्टवेयर की बात हो ही रही है तो बता दूं, इन्होंने ब्लोटवेयर पहले के कंपैरिजन में कम करा है, नो डाउट, बट अभी भी वी स्टोर एप्लीकेशन मिलती है। अब जब तक ठीक है, जब तक आप उसे ओपन नहीं करते, जैसे आपने ओपन करा हॉट ऐप और हॉट गेम की बाहर फोल्डर बन जाएगा, और वी स्टोर ऐप की नोटिफिकेशन भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा अंदर सेटिंग्स में जाके। तो अगर आपको सुकून की जिंदगी चाहिए ना, तो वी स्टोर ऐप मत खोलना और साइड नोटिफिकेशन ऑफ करके रखना। और यहीं पर मेरे को लगता है OnePlus, सैमसंग, मोटोरोला जैसे फोन के सॉफ्टवेयर एक प्लस पॉइंट ले जाते हैं, क्योंकि फोन को कनेक्ट करने के बाद ना कोई ऐसी दिक्कत फेस नहीं होती, ना ही फालतू की नोटिफिकेशन मिलती है। बाकी एंड्रॉइड अपडेट तो ये भी बराबर ही दे रहा है जितने दूसरे फोन दे रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट में ये फोन मेरे को सॉलिड लगा जहां पर कोई निराशा नहीं है, वो है बैटरी बैकअप। अब देखो वायरलेस चार्जिंग सिर्फ नथिंग दे रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर, दूसरी कोई कंपनी नहीं दे रही, तो वो इसके अंदर भी नहीं मिलती है। इसके अंदर 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से चार्ज हो जाता है। और यही नहीं, इसका बैटरी बैकअप भी मेरे को अच्छा लगा। अगर आप एक हैवी यूजर हो तो भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। सुबह चार्ज करा है तो रात को ही चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आप एक नॉर्मल टू हैवी यूजर हो, मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट स्ट्रीम करते हो, मैसेज कॉल वगैरह अटेंड करते हो, तो 24 घंटे बाद ही आप इस फोन को चार्ज करोगे। तो एक क्लियर ओपिनियन देते हैं, अगर आपके लिए बिल्ड उतना मैटर नहीं करती है, आपको चाहिए एक पतला सा फोन जिसके कैमराज अच्छे हो, गेमिंग अच्छी करा दे, तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए, यहाँ तक कि आपको एक अच्छी इन एंड फील और बिल्ड वाला फोन चाहिए, तो आप मोटोरोला OnePlus की तरफ जा सकते हो। तो ये है मेरी ओपिनियन। बाकी आप बताना आप इस अगर फोन को यूज कर रहे हो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आ गया सो करिए, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।